चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस डीआईएस का एक्शन आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे। लगातार हम देख रहे हैं एफआईएस की तरफ से फिलहाल बिकवाली का दबाव जो है वो जारी है। कैश मार्केट में एफआईएस की 4,819 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े यहां पर नजर आ रहे हैं। डीआईएस उसी के सामने खरीदारी किए जा रहे हैं। कैश मार्केट में डीआईएस ने की है खरीदारी करीब 3,276 करोड़ की। वायदा बाजार के अगर संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देखेंगे, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस ने 678 करोड़ की खरीदारी कर दिखाई है। वहीं 1,359 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की तरफ से आती हुई यहां नजर आ रही है। तो क्लियरली एफआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली और डीआईएस की कैश मार्केट में खरीदारी का ट्रेंड अब भी जारी है। लेकिन चलिए इन तमाम संकेतों को जब हमने समझा, विदेशी बाजार से जिस तरह से पॉजिटिविटी नजर आ रही है और कल भारतीय बाजार की जो तेजी दिन भर हमने देखी, इंपैक्ट आज किस तरह से पड़ता दिखेगा, वीकली एक्सपायरी का आज किस तरह से इंपैक्ट पड़ेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, ओप्युलेंट एडवाइजर्स के ब्रिजेश सिंह अब हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रिजेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बाजार में आज इवेंट्स कई सारे हैं जिस पर रिएक्शन आने की संभावना है, लेकिन सेंटिमेंट्स भारतीय बाजार के लिए जो फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव है। विदेशी बाजार मजबूती दिखा रहे हैं। भारतीय बाजार की 2 दिन की अपनी तेजी भी है। ऑफ कोर्स वीकली एक्सपायरी आज है। शुरुआत कैसी होती हुई देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड तो पुल बैक का है, बट नो डाउट जो इवेंट है वो बहुत बड़ा है अपने आप में, और 5 राज्यों के रिजल्ट आज आने को हैं, और उसमें उत्तर प्रदेश अपने आप में रोल प्ले आउट करता है। और सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री की जो हिस्टोरिकल, अगर आप प्रधानमंत्री जी के रिकॉर्ड देखेंगे तो वो वहीं से निकले हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू से लेके श्री नरेंद्र मोदी जी तक का आप अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो अपने आप में एक बहुत अहमियत है। इफ बीजेपी अगर जीत के आती है तो नो डाउट मार्केट में एक और आप मान के चलिए सेंटिमेंट बूस्ट होगा, और वो सेंटिमेंट बूस्ट होते हुए मार्केट को आप और ऊपरी स्तर पे देखेंगे। हाल फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा 16,000 और 16,190 ये इम्पोर्टेंट आपके सपोर्ट रहेंगे। रेजिस्टेंस की बात करूं तो 16,470 और 16,660 ये एक रेजिस्टेंस रहेगा। और नो डाउट अगर आप देखेंगे 16,800 अपने आप में एक रेजिस्टेंस था पहले भी। तो हम अगर पॉजिटिव सब कुछ रहा तो 16,800 को भी शायद आप आज के सत्र में या कल के सत्र में देखेंगे। रही बात एक्सपायरी की निफ्टी की, तो मैं यही कहूंगा एक्सपायरी निफ्टी मुझे 16,500 के आसपास दिखता है कि वहां पर निफ्टी एक्सपायर होना चाहिए वीकली। रही बात बैंक निफ्टी की, तो मैं यही कहूंगा 32,400 32,700 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इंट्राडे के लिए, और 33,500 और 33,950 ये रेजिस्टेंस रहेगा। और बैंक निफ्टी की अगर हम एक्सपायरी की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी 34,500 के आसपास में एक्सपायर होना चाहिए। तो क्लियरली इंडेक्स पर ये नजरिया आता हुआ। लेकिन ब्रिजेश जी, फिर सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें, हमने देखा है तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में कल अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिखा। मेटल्स ऑफ कोर्स थोड़ा डिप जरूर दिखा रहे थे। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक भारतीय बाजार पर आज कैसे सेंटिमेंट नजर आ रहे हैं? देखिए, ओवरऑल मानसी जी ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन जैसे अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स या सेक्टर्स पिटे हुए थे, और आज के सत्र में हमने कल के सत्र में या 2 दिन के सत्र में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली डॉजी या हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन हुआ है, और दोनों का ही जो इंडिकेशन होते हैं वो रिवर्सल की तरफ प्ले आउट करते हैं। तो मेरे इसमें 2 स्टॉक्स हैं जिनमें मैं दाव लगाने की राय दूंगा। नंबर 1 पहला जो रहेगा आपका वो अशोक लेलैंड रहेगा, कि अशोक लेलैंड पे हम देखें तो उस पे आप दाव लगा सकते हैं। लगभग 106 रुपए 107 रुपए के आसपास बंद हुआ है, तो मौजूदा समय आप बाई करें, 102 लॉस लेके चलें, और ऊपर के जो रहेंगे वो 116 के रहेंगे। टाइम फ्रेम रहेगा वो लगभग 2 से 4 दिन का रहेगा। तो दूसरा कौन है वो है क्यूमिन सिटी है। में हमने देखा वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है और इंग्लिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन हुआ है, जो कि दर्शाता है कि वो स्ट्रॉन्ग जो ट्रेंड है वो मजबूत है। 1,000 के आसपास में बंद हुआ है। 1,075 का टारगेट रहेगा, 970 का स्टॉप लॉस रहेगा। टाइम फ्रेम वही रहेगा 2 से 4 दिन का। तो ये दोनों ही स्टॉक बाई साइड। ओके, तो क्लियरली 2 शेयर्स हैं, अशोक लेलैंड और कमिंस इंडिया, जिस पर खरीदारी के मौके आज ढूंढे जा सकते हैं। ब्रिजेश जी, शुक्रिया आपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। अशोक लेलैंड 2 से 4 दिनों का नजरिया बनाते हुए खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढे जा सकते हैं। टारगेट्स जो हैं यहाँ पर 116 के मानकर आप चलें। एक स्टॉप लॉस 102 रुपए का लगाना होगा। इसी के साथ कमिंस इंडिया में भी खरीदारी के मौके आप ढूंढे, 1,075 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर चल सकते हैं। 970 का एक स्टॉप लॉस, 2 से 4 दिनों का टाइम फ्रेम यहाँ पर भी मानकर आप चल सकते हैं। अच्छी
तेजी के बीच कमेंट्स में कल हमने ट्रेड देखा था, आज तेजी जारी रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स हैं जो कि हमारे पास आते हुए दिखे हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से यानी कि नीलेश जैन जी के कॉल्स जो हैं वो आपके सामने रखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग का मानना है कि यहाँ पर 690 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 656 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी आईसीआईसीआई बैंक में आप करके चल सकते हैं। इस बीच टाटा केमिकल्स में भी खरीदारी की राय आती हुई ट्रेडिंग कॉल यहाँ पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर खरीदारी का मन बना रहे हैं 915 के टारगेट्स को मानकर चलें, 878 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो क्लियरली एक बैंक और साथ ही केमिकल स्पेस से जुड़ी दो राय ट्रेडिंग कॉल्स के लिहाज से आपको मिलती हुई। लेकिन चलिए खबरों वाले शेयर्स यानी कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी खबरें आई जो कि फोकस में रही, जिनका इंपैक्ट आज बाजार पर पड़ता हुआ दिख सकता है, ये जान लेते हैं। शरद बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों के दम पर आज कहां एक्शन दिखेगा? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है ब्रेंट क्रूड प्राइसेस की चर्चा हो रही है। यहाँ पे 12% जो है गिरावट देखने मिली है, लगभग $113 प्रति बैरल आ गई। तो इसके कारण जो है जो भारतीय स्टॉक्स होते हैं जो आपसे क्रूड डिपेंडेंट होते हैं, तो उसकी जो डेरिवेटिव्स होती है उनके कारण आप पेंट कंपनीज ले लीजिए, टायर कंपनीज ले लीजिए, इवन सीमेंट कंपनीज ले लीजिए, तो इनमें एक पॉजिटिव रुख देखने मिल सकता है। यहाँ पे एशियन पेंट्स में भी आप देख सकते हैं फोकस रह सकता है, अपोलो टायर्स में भी रह सकता है। ये सारे स्टॉक्स जो हैं आज जो अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकती है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी एक अच्छा ग्रोथ देखने मिला था क्योंकि क्रूड प्राइसेस कूल ऑफ होने लगी हैं। अब याद रखिए पेंट कंपनीज की लगभग 60% जो रॉ मटेरियल्स होती हैं, कच्चे जो मटेरियल्स कॉस्ट होते हैं, वो लगभग क्रूड से आती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहने वाला है दिन के ट्रेड में और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी रहेगा फोकस में। यहाँ पे कैपिटल रेज का अनाउंसमेंट आया, लगभग 2500 करोड़ राइट्स इशू द्वारा जो है कंपनी रेज करने वाली है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है क्योंकि 2 साल के बाद ये कैपिटल रेजिंग हो रही है। और याद रखिए पिछले साल 4000 करोड़ का एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होने वाला था कार्लाइल ग्रुप के साथ और कुछ इन्वेस्टर्स के साथ, वो कैंसिल हो गई थी। तो एक पॉजिटिव रिएक्शन जो है स्टॉक में जो है कल भी देखने मिला था और आज का भी एक्सपेक्टेशंस है कि स्टॉक में मजबूती देखने मिली। अब जो है यूपी इलेक्शंस आ रहा है और आज के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं यूपी इलेक्शंस के, तो ओवरऑल जो है शुगर स्टॉक्स फोकस में रहने वाले। और याद रखिएगा पिछले 3 सेशंस में इस हफ्ते में ये शुगर स्टॉक्स जो है लगभग 8 से लेकर 20% तक भाग चुके थे। आप देख सकते हैं कल द्वारिकेश शुगर भी लगभग 17% ऊपर है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज हैं जैसे त्रिवेणी इंजीनियरिंग, द्वारिकेश शुगर, धामपुर शुगर जो यूपी बेस्ड है। तो ये सारे स्टॉक्स आज भी दिन के ट्रेड में फोकस में रह सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अन्य अदर स्टॉक्स के लिए, जहाँ पे एनटीपीसी रहेगा फोकस में। यहाँ पे जो उनकी नवीनगर विद्युत की जो इकाई है उसकी नंबर 3 यूनिट की जो है ट्रायल पूरी हो चुकी है। इसके अलावा फ्यूचर लाइफस्टाइल में भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया है, उनको जो है टर्मिनेशन नोटिसेज आने लगे रिलायंस एंटिटी से। और ये लगभग जो आप देख सकते हैं सेंट्रल स्टोर्स ले लीजिए या उनके जो ब्रांड फैक्ट्री के जो साइज़ है, ये सबको जो है एक नोटिसेज आने लगे। जब ये लीज नोटिसेज आती है तो इसका मतलब एक टाइप से रिलायंस ग्रुप जो है एक्विजिशन जो है फ्यूचर के जो जितने भी स्टोर्स है वो इनडायरेक्टली कर रही है। तो इस पे जो है एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है अब हमने देखा। इसके अलावा याद रखिए जिंदल स्टेनलेस हिसार में भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है। कंपनी जो है एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिल गई है एरोस्पेस इंडस्ट्री में। अब जो है इस एरिया में जो वो एंट्री करने वाले हैं। ग्लोबल एविएशन, डिफेंस और स्पेस के जो नए मार्केट्स हैं वो खुल सकते हैं जैसा लिसार के। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। जेके इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में जो है ऑर्डर्स की एक आई है पुणे म्यूनसिपैलिटी की लगभग 604 करोड़ की, और जो दिल्ली मेट्रो की ऑर्डर है वो लगभग आप देख सकते हैं 2426 करोड़ की है। तो ये ज़रूर दो इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं यहाँ पे मिली हैं। और आखिरी में बात करूँगा स्टोव क्राफ्ट का। यहाँ पे जो है सिक्वाया कैपिटल की बैक्ड जो SCI ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स है, उन्होंने लगभग 7.75 लाख शेयर्स स्टोव क्राफ्ट में बेचे हैं। और जो खरीदार थे वो उनके प्रमोटर ही थे जिन्होंने लगभग 645 रुपीज़ प्रति शेयर पे जो है स्टोव क्राफ्ट के स्टॉक्स खरीदे। बिल्कुल शरद, शुक्रिया सारे के सारे खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो क्लियरली क्रूड में जो हम देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल जिसमें नरमी आते हुए दिख रही है, इसका इम्पैक्ट कई सारे सेक्टर्स पर पेंट सीमेंट पर पड़ता हुआ दिख सकता है। और साथ ही यूपी इलेक्शन का एक इम्पैक्ट है जो कि शुगर स्पेस पर भी देखने की संभावना है। यूपी बेस्ड जो शुगर कंपनियां हैं उनके एक
प्राइस में मूवमेंट दिख सकती है और पिछले कुछ सेशन से हम शुगर स्पेस में एक एक्शन भी देख रहे हैं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट्स की। कमोडिटी मार्केट पर कहां रखी जाए नजर, ये बताने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले ऑफकोर्स कच्चे तेल की चाल पर तो आपसे बातचीत करेंगे ही, लेकिन बुलियन मार्केट में जिस तरह से इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पर बुलियन मार्केट में सोने चांदी में एक बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। एक फास्ट रिट्रीट देखने के बाद कमजोरी विदेशी बाजार में ऑफकोर्स गोल्ड सिल्वर में दिख रही है। क्या राय होगी करंट लेवल्स को देखते हुए? गुड मॉर्निंग। देखिए, एक्चुअली देर आर 2-3 डेवलपमेंट्स। एक तो जो ऑयल को लेके जो डिस्कशंस हो रही है, यूएई ने कहा है कि शायद ओपेक सोच सकता है प्रोडक्शन बढ़ाने की, वो डिस्कशन कर रहे हैं और नेक्स्ट अप्रैल मीटिंग में दे माइट डिस्कस ऑन इंक्रीजिंग द आउटपुट। तो ये कहीं ना कहीं रशियन ऑयल को थोड़ा सा कॉम्पेंसेट करने के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है और उस वजह से क्रूड में हमने एक फॉल आते हुए देखा है। और सेकेंडली, दोनों साइड से, रशिया एंड यूक्रेन दोनों साइड से ही डिप्लोमेटिक बातें होने की संभावना है। तो इसने भी एक मार्केट का जो सेंटिमेंट है उसे थोड़ा सा चेंज किया है और फिर से हम थोड़ा सा रिस्पॉन्ड देख रहे हैं। बट ये सब दीज आर जस्ट टॉक्स। सो अभी तक कोई मेजर आउटकम नहीं है और अगर आप देखें तो अभी भी वॉर सिचुएशन कंटिन्यू है, अभी भी बॉम्बिंग्स कंटिन्यू है रशिया यूक्रेन में। तो आई थिंक जो प्रीमियम थोड़ा सा बिल्ट था बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स, वो थोड़ा सा कम हो चुका है, बट स्टिल जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर ऑन। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर में एक सपोर्ट आते हुए दिखेगा। इंटरनेशनल गोल्ड में $1960 का एक सपोर्ट है एंड नाउ इट इज क्लोज टू $1980। तो हो सकता है कि वो सपोर्ट से, बिकॉज द जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर स्टिल ऑन, प्राइसेस में एक सपोर्ट आके वहां से एक उछाल आ सकता है अगेन टुवर्ड्स $2020। तो मेरे हिसाब से इन लेवल पे शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी नीचे आ चुका है। तो आई थिंक सपोर्ट्स पे बाइंग करना एक थोड़ा सा सेफर बेट होगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। इसीलिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही आई थिंक सपोर्ट को एक स्टॉप लॉस रख के बाई कर सकते हैं। गोल्ड में अराउंड 52,000 का सपोर्ट है जो कि एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और 52,500 के आसपास एक बार बाइंग करके 53,500 तक का एक पुल बैक पॉसिबल है। और सिल्वर में भी 68,500 का एक अच्छा सपोर्ट है। तो हमारे हिसाब से 69,200 के आसपास अगर आता है तो आई थिंक इट्स अ गुड लेवल फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव। और ऊपर के लेवल्स पे हो सकता है कि फिर से एक बार दबाव आए। तो मेरे हिसाब से एक ब्रॉड रेंज रहेगा गोल्ड सिल्वर दोनों में ही, बट हो सकता है कि निचले लेवल से एक बार सपोर्ट से फिर से एक बार पुश बैक आए। बिल्कुल रविंद्र जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों में खरीदारी के मौके यहाँ पर ढूंढे जा सकते। स्ट्रैटेजी आपके हमारे टीवी स्क्रीन पर हम चला भी रहे हैं, लेकिन बेस मेटल्स की चाल जिस तरह से हम देख रहे हैं, ऑफकोर्स क्रूड और बुलियन मार्केट इस वक्त रशिया यूक्रेन टेंशंस के चलते काफी फोकस में है, लेकिन बेस मेटल्स में भी जो मूवमेंट्स आती हुई नजर आ रही है, इन्हें देखते हुए क्या स्ट्रैटेजी, कोई पर्टिकुलर मेटल जिस पर फोकस है आपका? बेस मेटल्स में हमने काफी वोलेटिलिटी देखी है, स्पेशली निकल के प्राइसेस में हमने जो देखा कुछ दिनों पहले। आई थिंक दैट वाज सेंसलेस क्योंकि ऐसा कोई मेजर रीजन नहीं है जिससे कि इट शुड इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 100%, और उसके वजह से LME पे हमने सस्पेंशन आते हुए देखा है निकल ट्रेडिंग पर। तो वो जो दबाव है वो सारे ही बेस मेटल्स पर है क्योंकि सारे ही बेस मेटल्स में एक तेजी का रुझान था। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशंस पे बातें चल रही है, तो आई थिंक दैट इज टेकिंग ऑफ द प्रीमियम। बट मेरे हिसाब से कॉपर जो है वो फिर से एक बार सपोर्ट की तरफ आ रहा है। 790 का एक अच्छा सपोर्ट है MCX पर, और कल की क्लोजिंग जो थी वो अराउंड 803 की थी। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से 5-6 रुपए नीचे आता है टुवर्ड 798, तो एक बाइंग किया जा सकता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी ऑन है। सिर्फ बातें चल रही है कि कुछ रेजोल्यूशन निकल के आए, बट इट इज स्टिल ऑन। सो मेरे हिसाब से सपोर्ट्स में कॉपर में भी बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर में 815 820 तक के लेवल्स हमें फिर से एक बार दिख सकते हैं। 793 792 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो क्लियरली ये राय रविंद्र जी की तरफ से आती है। रविंद्र जी शुक्रिया।
कमोडिटी मार्केट्स पर अपना आउटलुक और साथ ही स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो गोल्ड में खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते। बुलियन मार्केट में हम देख रहे हैं यहाँ पर सोने चांदी की चाल, घरेलू बाजार में भी कमजोरी का दबाव नजर आ रहा है। एक बड़ा अपमूव देखने के बाद गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट को देखते हुए एक बार खरीदारी के मौके ढूंढे, क्योंकि सेंटिमेंट अब भी पॉजिटिव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गोल्ड देखिए 53,500 के टारगेट्स को मानकर चलें और यहाँ पर 52,000 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। इस बीच सिल्वर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर स्ट्रैटेजी आ जाएगी 69,000 यानी 69,000 पर। अगर ये आपको मिल जाए, एक बार खरीदारी यहाँ पर भी की जा सकती है। 70,500 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखे जाएंगे। 68,500 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया जाए। और साथ ही रविंद्र जी की राय कॉपर पर भी बेस मेटल्स के चाल में जो मूव्स देख रहे हैं, इसके चलते खरीदारी के मौके कॉपर में ढूंढे जा सकते हैं। 798 के लेवल्स पर, यानी कि करंट लेवल्स जो 803 के देखे हैं हमने, यहाँ पर 798 थोड़ी सी गिरावट अगर आप देख लें तो 820 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कीजिएगा। 792 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। चलिए कमोडिटी मार्केट्स की बात जब कर रहे हैं तो कमोडिटी मार्केट्स पर और भी कई सारे एक्सपर्ट्स से हमने बातचीत की और बातचीत के नतीजे क्या निकल कर आए, उनकी राय क्या है कमोडिटी मार्केट्स पर, ये सब हमने जाना। नेपियन कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी ने हमसे खास बातचीत में कहा कि कमोडिटी की बढ़ती कीमतें बाजार के लिए बड़ी चिंता है। उनके मुताबिक कमोडिटी के दाम में तेजी आगे भी बने रहने की उम्मीद है। Deploy over the last couple of days, and you can't time the bottom, and I know a lot of people think they can, but we certainly can't. And as a result, again the question is, how bad how ugly does this get? Is this the worst that we've seen, or does Putin go after other countries? We just don't know. If the commodity, even if Putin and Ukraine basically come to some sort of a ceasefire, I don't think the sanctions go away within a couple of weeks. They will stay for some more time. So the impact that we've seen on commodities across the board, and given the fact that Russia and the Ukraine are the second largest producers of commodities in the world after the United States, that I think is a major cause for concern. And that's inflationary, and obviously would mean that the Fed may be compelled to move faster than they thought they would. So yes, we have started to nibble and actually started buying stocks that we think have reached our price points. If you look at the market as a whole, and we've seen from the bottom on the 23rd of March 2020, when global markets crashed, the Nifty rallied 144% up to October of 2021. Now, if you see thereafter, that's when the FI selling actually began. And we've seen a major correction of almost 16 to 17% since then. And the correction continues. The FI selling also continues. And I don't see that slowing down anytime soon. But what that's done is, while the headline index has not fallen as much, the individual stocks within the BSE 500 universe have fallen significantly. So I was doing this math yesterday. 95 stocks have corrected 40% or more from their respective 52-week highs. 394 stocks have corrected 20% or more from their respective 52-week highs, which effectively tells you that the 80% of the BSE 500 stocks are in a bear market. So there is plenty to choose from. And frankly, anybody can just run a screen and you'll be able to find some amazing stocks that we thought were invincible and have had actually major corrections. ओके तो क्लियरली गौतम त्रिवेदी का नज़रिया यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो गिरावट वाले स्टॉक को पर्टिकुलरली अच्छी तरीके से सिलेक्ट करके, माइंडफुल सिलेक्शन करके निवेश का मौका इस बार ढूंढना चाहिए। इस बीच IIFL सिक्योरिटीज़ के डायरेक्टर संजीव भसीन के मुताबिक बाजार में बिकवाली का दौर खत्म होने वाला है। आगे निफ्टी में कम से कम 500 अंकों की तेज़ी दिखने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि मई में निफ्टी के 19,000 के स्तर को छूने में कामयाबी मिलती हुई दिखेगी। वोलेटिलिटी आए, लेकिन 500 पॉइंट की मिनिमम तेजी, 16,700 और 800 देखेंगे। फिर मैं डिम्पी से बात करूंगा। और मई में 19,000 पे अभी भी कांस्टेंट हूं मैं। आई एम द ओनली एनालिस्ट हु इज टेलिंग यू इन मे वी विल गो टू 19,000 एंड मार्क माय वर्ड्स, अजय, आई विल बी प्रूवन करेक्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मुझे आज की डेट में सबसे अच्छा लग रहा है टाइटन हैज सीन अ शार्प करेक्शन। लेकिन अगर गोल्ड प्राइसेस यहाँ है एंड पीपल्स an affinity towards gold will see Titan be a very good play. 2370-75 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 2325,
target of 24.75. Secondly, I think the power lenders are in a very sweet spot. Unki cost of money due to bonds is very, very low, and PFC, REC are seeing the best distribution and recovery. So 123 में आप REC लीजिए, stop loss of 119.5, 128 का target, and PFC, which I think can go to 115, keep a stop loss of 106.